हेलो एवरीवन। अस्मिता टेल्स में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मुझे पूरी उम्मीद है आप सब हेल्दी और वेल्दी होंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी अंत या आरंभ का अगला भाग। लावण्या जैसे ही हॉल में आई, पूरे हॉल में उसे सिर्फ फूलों की सजावट दिखी। हर तरफ अलग अलग रंग के गुलाब लगे थे। बीच के एक टेबल पर लाल गुलाब के फूलों का गुलदस्ता रखा था। उसने जोर से दक्ष का नाम लिया। तभी चारों तरफ से कदमों की आहट सुनाई दी। सब एक साथ बोले, हैप्पी बर्थडे लावण्या। वहां दक्ष के साथ आरंग, सूची, कुणाल, इवान, निहारिका, शिवांगी और वानी भी थे। दक्ष के हाथ में एक केक था। उसने आगे आते हुए कहा, मुझे नहीं पता था तुम्हें मेरी इतनी याद आती है कि आते ही मुझे पुकारने लगती हो। लावण्या नीचे देखने लगी। मैं भूल गई थी, आज रात 12 बजे से मेरा जन्मदिन है। सूची ने कहा, आजकल तुम बिजी ही इतना रहती हो, अब जल्दी से केक काटो और हमारा मुंह मीठा करवाओ। निहारिका ने कहा, लेकिन कल की शाम तुझे खाली रखनी पड़ेगी। हम सब ने डिनर का प्लान बनाया है, इतना वक्त तो निकाल ही सकती है हमारे लिए। लावण्या ने कहा, कल मैं फ्री हूँ। लावण्या ने केक काटा। उसके बाद सब अपने अपने घर चले गए। आरंभ और सूची भी आज अपने अपार्टमेंट में रुकने वाले थे। दक्ष बचा हुआ केक फ्रिज में रख अपने कमरे में जाने लगा। लावण्या ने उसे रोका। दक्ष, मुझे तुमसे बात करनी है। दक्ष ने मुड़कर कहा, तुम्हें लगा ये सब मैंने तुम्हें प्रपोज करने के लिए किया है और तुम्हें ये पसंद नहीं आया था। फिक्र मत करो लावण्या, मैं अपनी फीलिंग्स कभी भी तुम पर नहीं थोपूंगा। मुझे तुम्हारी खुददारी, मेहनत पसंद आई थी। मुझे लगा तुम जैसी लड़की अगर मेरी ज़िंदगी में होगी तो अच्छा होगा, लेकिन समझता हूँ जरूरी नहीं तुम भी मेरे बारे में ऐसा सोचो। वो सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। लावण्या ने सीढ़ियों के पास आते हुए कहा, दक्ष, क्या 5 मिनट नहीं है तुम्हारे पास? मेरी बात तो सुन लो। वह सीढ़ियों पर कदम रखती उससे पहले ही दक्ष ने कहा, वहीं रुक जाओ। मैंने तुमसे पहले दिन ही कहा था, इस फ्लोर पर तुम नहीं आ सकती। पहले भी 2 बार तुम उस रेखा को लांघ चुकी हो। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अगर अब तुमने वहाँ कदम रखा तो इसका मतलब होगा तुम मेरी फीलिंग्स एक्सेप्ट कर रही हो। इसलिए उस दक्ष रेखा को सोच समझ कर लाना। देखते ही देखते दक्ष उसकी आंखों से ओझल हो चुका था। उसे सूची ने बताया था कि दक्ष ने उसके पसंदीदा फूलों के बारे में पूछा था। क्योंकि उसे गुलाब पसंद थे, इसीलिए दक्ष ने उसी की डेकोरेशन कर दी। फिर उसे शिवांगी की बात याद आई। लावण्या दी, जो इंसान हमारे बारे में सोचता है, हमारे लिए एफर्ट लगाता है, हमें उसे अपने करीब रखना चाहिए। क्योंकि सच्चा प्यार और अच्छा इंसान जिंदगी में बार बार दस्तक नहीं देते। आपके पास दोनों हैं, लेकिन आप उसे इग्नोर कर रही हैं। लावण्या ने खुद से कहा, सच में मैं बहुत बुद्ध हूँ। मैं उससे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, लेकिन कैसे? वो अपने कमरे में गई। उसे सबने आज गिफ्ट दिए थे। उसने दक्ष का दिया बॉक्स खोला। उसमें एक मरून रंग की घुटने तक की ड्रेस थी, साथ में नोट। क्या दूँ समझ नहीं आ रहा था। फिर सोचा तुम्हें अक्सर पार्टी अरेंज करने के साथ अटेंड भी करनी होती है, ये ड्रेस काम आ जाएगी। उम्मीद है तुम्हें मेरी पसंद आएगी। उसने उसे खुद से लगा आईने में देखा, फिर बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर में वो चेंज कर आई और तैयार होने लगी। यहाँ दक्ष अपने फ्लोर पर हॉल में खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था। उसने खुद से कहा, अब से कभी उसके लिए कुछ नहीं करूँगा। यहाँ से जाना चाहती थी ना, जाए, मैं अकेले ही ठीक हूँ। पता नहीं क्यों जब से वो इस घर में आई, मुझे उसकी मौजूदगी अच्छी लगने लगी। ऐसा लगा एक खालीपन था जिंदगी में, जो उसकी वजह से भरने लगा। उसका मुझसे दूर रहना खलने लगा। उससे बात करने के बहाने ढूंढने लगा मैं। उसे सूची की बात याद आई, जो उसने कल रात ही उससे कही थी। दक्ष, लावण्या लोगों से ज़्यादा जुड़ना पसंद नहीं करती। असल में उसने अपने पेरेंट्स को 11 साल की उम्र में खो दिया था। उसके चाचा चाची ने उसे पाला है, लेकिन शायद वो उसकी ज़िंदगी में उसके पेरेंट्स की जगह नहीं ले पाए। मैं लावण्या से कॉलेज के टाइम पर एक पार्ट टाइम जॉब पर मिली थी। वो भी मेरी तरह अपने खर्चे निकालने के लिए वहाँ काम करती थी। कई लड़कों ने उसे अप्रोच किया है, लेकिन उसे यही लगता है कोई उसे समझ नहीं पाएगा। उसके कजन्स उसका उनके साथ रहना पसंद नहीं करते, इसलिए शायद। दक्ष ने एक गहरी सांस ली। भाभी, लावण्या की बात समझता हूँ। मुझे तो घर में प्यार मिला,
अपनापन मिला, फिर भी किसी को अपनी ज़िंदगी में जगह देना आसान नहीं हो पाता। फिर लावण्या को तो शायद बहुत कुछ ऐसा सुनना पड़ा होगा जिससे उसने सबसे दूरी बना ली है। तभी उसे पीछे कदमों की आहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा। लावण्या खड़ी थी, उसकी दी हुई ड्रेस में। उसने धीरे से पूछा, कैसी लग रही हूँ मैं? दक्ष उसे शांत देखता रहा। उसने फिर से कहा, मुझे लगा तुम्हारा ओपिनियन ले लूँ, ताकि अगर बुरी लगे तो बाहर मेरा मजाक ना बने। दक्ष हल्के से मुस्कुराया, फिर वापस खिड़की की तरफ मुड़ गया। लावण्या हैरान हो उसे देखने लगी। वो उसके पास आते हुए बोली, मेरा यहाँ आना पसंद नहीं आया तुम्हें? दक्ष ने जवाब दिया, मेरी पसंद अच्छी ही होगी। वो उसके ठीक पीछे खड़ी हो गई। मुझे माफ़ कर दो, असल में मैं अपना जन्मदिन आमतौर पर नहीं मनाती, इसलिए याद भी नहीं रहता। कुछ दोस्त मेरी ज़िंदगी में आए तो हम बस साथ में लंच या डिनर करने लगे मेरे जन्मदिन पर। वही कुछ तोहफे देते और बस दिन खत्म हो जाता। तुमने इतना कुछ किया तो समझ नहीं आया। बचपन में ऐसे ही पार्टी दिया करते थे पापा, सबको बुलाते थे। लेकिन फिर उसका गला रूंध गया। दक्ष पीछे मुड़ा। उसकी पलकों पर आंसू ठहरे थे। वो नीचे देख रही थी। उसने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। धीरे से बोला, तुम दक्ष रेखा लांग कर आई हो तो तुम्हें गले लगाने का हक तो रखता हूँ मैं। लावण्या ने उसे पकड़ते हुए कहा, सूची ने सब बता दिया ना तुम्हें? उसे अब अपने कोई सीक्रेट नहीं बताऊंगी। दक्ष हल्का सा हंसा, मेरा सीक्रेट जान लो, जो शायद भाभी को भी नहीं पता। लावण्या ने उसका चेहरा देखा। दक्ष ने उसके चेहरे को हथेलियों में भरते हुए कहा, मेरा असली नाम दक्ष ओबरॉय नहीं है, दक्ष सिन्हा है। मुझे मॉम डैड ने मेरे पेरेंट्स के डेथ के बाद एडॉप्ट किया था। लावण्या हैरानी से उसे देखने लगी। वह आगे बोला, उस घर में सबने मुझे इतना प्यार दिया कि कभी कभी मैं खुद भूल जाता हूँ मैं हमेशा से ओबरॉय नहीं था। लावण्या के गाल पर आंसू बहने लगे। दक्ष ने उसे साफ करते हुए कहा, क्या तुम्हें अब भी लगता है हम दोनों एक दूसरे को नहीं समझ सकते? लावण्या ने उसे गले लगाते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे बस डर लगता है एक वक्त के बाद तुम भी बदल न जाओ जैसे सब बदल गए। वो ज़्यादा बुरा लगता है जब कुछ देकर आपसे छीन लिया जाए। मेरे कजन्स पहले मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें मेरा घर में रहना भी पसंद नहीं आने लगा, इसलिए ज़्यादा वक्त हॉस्टल और रेंट पर रहकर बिताया। घर रहकर भी कभी घर नहीं रहा। दक्ष ने कहा, ये तुम्हारा घर है लावण्या, जैसे चाहो रह सकती हो। फिर उसे सामने करते हुए बोला, अब रोना नहीं, वरना तुम्हारे पेरेंट्स मुझ पर गुस्सा करने लगेंगे। उनकी बेटी को जन्मदिन के दिन रुला रहा हूँ। लावण्या हंसते हुए बोली, शायद तुम उनका भेजा तोहफा ही हो, वो नहीं आ सकती, इसीलिए तुम्हें भेज दिया मेरी ज़िंदगी ने। दक्ष ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, तुम ही मेरे लिए एक खूबसूरत तोहफा हो। दोनों फिर से गले लग गए। ना जाने कब तक दोनों ऐसे ही खड़े रहे। अगले दिन जेल में इवान तमस आहूजा के सामने बैठा था। उसने कहा, आपको जेल की यूनिफॉर्म में देखकर अच्छा लग रहा है। तमस जी ने उसे देखते हुए कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुम मेरा खून होकर मेरे साथ ऐसे धोखा करोगे। इवान हल्का सा मुस्कुराया, बचपन में बहुत प्यार करता था मैं आपसे, लेकिन एक ही दिन में आपके चेहरे का नकाब उतरते देखा मैंने। सालों पहले जब मॉम मुझे आगरा लेकर गई तो मुझे लगा फाइनली मैं अपने डैड के साथ रह सकूँगा। अब मुझे डैड से मिलने के लिए अपने जन्मदिन का इंतज़ार नहीं करना होगा, जब वो पूरा दिन मेरे साथ बिताते थे। मुझे आज भी याद है वो दिन। 17 साल का इवान अपने हाथ में एक आइसक्रीम पकड़े एक होटल के कमरे की तरफ जा रहा था, जब उसे अपनी मॉम की गुस्से से भरी आवाज़ आई, तुम मुझसे सवाल पूछ रहे हो तमस? मुझे पूछना चाहिए तुमसे, तुमने क्या किया? सच जानती हूँ मैं, तुम पहले से मैरिड हो, फिर भी तुमने मुझसे शादी की। मुझे अफसोस होता है, काश मैं तुमसे कभी मिली ही नहीं होती। तमस जी ने कहा, टीना तुम गलत समझ रही हो, सुधांशु ने भड़काया ना तुम्हें। इवान ने दरवाजे से अंदर देखा। सुधांशु जी बोले, सब पता चल चुका है मुझे, तुमने ना सिर्फ आराधना बल्कि टीना के साथ भी धोखा किया है। फिर उनका कॉलर पकड़ बोले, तुम्हारे जैसा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तुमने तो इवान को पिता का नाम तक नहीं दिया कानूनन। तुमने टीना से शादी भी इसलिए की ना
क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो गई थी और तुम कोई परेशानी नहीं चाहते थे। टीना ने कहा कि ज़रूरत नहीं थी तमस, मैं अकेले अपने बेटे को पाल सकती थी, वैसे भी अकेले ही पाला है। तुम तो बस कुछ मनी भेजते थे उसके लिए, फादर होते हुए भी वो बिना फादर के बड़ा हुआ है। एंड आराधना, सुना मैंने, तुम्हारे लिए उसने क्या कुछ नहीं किया। अपने फादर के खिलाफ गई, अपना करियर छोड़ दिया ताकि तुम्हें अच्छा लगे, और तुमने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया। तमस जी ने गुस्से से देखा, तुमने तो लास्ट ईयर मुझसे रिश्ता तोड़ लिया था, तो अब यहाँ क्यों आई हो? सुधांशु जी ने कहा, मैंने बुलाया है तुम्हारा सच सबके सामने लाने के लिए। मैं आराधना को और अंधेरे में नहीं रहने दूंगा, उसे भी पता चलना चाहिए जिस भगवान की वो पूजा कर रही है वो कौन सा शैतान है। वो बाहर निकल गए, उनके पीछे तमस जी। किसी का भी ध्यान इवान पर नहीं गया, जो एक किनारे खड़ा था। उसके हाथ से आइसक्रीम पिघल कर गिर रही थी। अंदर से टीना जी के रोने की आवाज़ आई, लेकिन इवान की इतनी हिम्मत भी नहीं हुई कि अंदर झांक कर देखे। जेल में उसने सामने बैठे तमस जी को देखा। आपके पीछे गया था मैं उस दिन, लेकिन आप मिले नहीं। फिर मिस्टर रॉय का पता मॉम से ले उनसे मिलने उनके घर गया, तब पता चला आप उनके पीछे क्यों गए थे। उसकी आंखों में नफरत झलकने लगी। आपको एक पल के लिए भी पछतावा नहीं हुआ? देखा था मैंने सूची को अपने पिता के लिए तड़पते हुए। मैंने उसी दिन सोच लिया था, कभी न कभी आपको सजा दिलवा कर रहूँगा। आज आपको यहाँ देखकर बहुत सुकून मिल रहा है। तमस जी खड़े होते हुए बोले, मुझे तुम्हें इस दुनिया में आने ही नहीं देना चाहिए था। इवान खड़ा हुआ, कोशिश तो जरूर की होगी आपने मिस्टर आहूजा, वो तो मेरी मॉम होंगी जिन्होंने मुझे कुछ नहीं होने दिया। वह जाने लगा, फिर पूछा, वैसे आपका बेटा अंतिम यहाँ आया आपसे मिलने? तमस जी ने घूरा। वो बोला, आपके धोखे के बारे में जानने के बाद शायद आपको देखना भी नहीं चाहता। आपके जैसा पिता कोई क्यों ही चाहेगा। वो चला गया। रात को सब डिनर के लिए रेस्टोरेंट में मिले। लावण्या दक्ष की दी हुई ड्रेस में उसका हाथ पकड़ कर आई थी। सूची ये देखते ही मुस्कुरा उठी। उसने कहा, हम बहुत खुश हैं, फाइनली आप दोनों ने साथ आने का फैसला कर ही लिया। आदर्श ने दोनों को देखते हुए पूछा, क्या लावण्या मासी मेरी चाची बनने वाली है? सबने उसे देखा तो वो बोला, चाचू ने कहा था अगर लावण्या मासी ने उनका हाथ पकड़ा तो वो मेरी चाची बन जाएंगी और उनकी वाइफ मम्मा डैडा जैसे। सबने दक्ष को देखा। वो मुस्कुराते हुए बोला, आप सबको क्या लगा सिर्फ कुणाल भाई में चार्म है किसी को इम्प्रेस करने का? मेरे चार्म से भी कोई ज़्यादा वक्त तक दूर नहीं रह सकता। कुणाल ने निहारिका का हाथ पकड़ चूम लिया। मेरा चार्म तुझसे ज़्यादा है। वानी ने आदर्श की आंखें बंद करते हुए कहा, आप लोग भूल गए हैं यहाँ एक बच्चा है। आदर्श सूची की गोद में गया और उसका गाल चूमते हुए बोला, जिसे हम प्यार करते हैं उसे हम किस करते हैं, जैसे आदर्श मम्मा डैडा से करता है। दक्ष ने उसे गोद में लेते हुए कहा, मेरा चैम तो बहुत इंटेलिजेंट है। सबने डिनर किया, फिर कुणाल के पेंट हाउस में गए। आरंभ ने कहा, दक्ष तुम कोई सबूत ढूंढो जो साबित कर सके कि आदर्श की किडनैपिंग में अंतिम ने वरुण गुजराल का साथ दिया था। सूची को यकीन है कि उसमें उसका हाथ था, वहीं से उसे आदर्श का डीएनए सैंपल मिला है। दक्ष ने कहा, भाई मैं पता करने को कह चुका हूँ, जैसे ही कुछ पता चलेगा मैं आपको बता दूंगा। इस बार अंतिम हमसे नहीं बच सकता, वो जेल पहुँच कर रहेगा। आरंभ सूची के साथ अपने अपार्टमेंट चला गया। वानी पहले ही आदर्श को लेकर वहाँ जा चुकी थी। राघव एक होटल की लॉबी में आया ही था जब वो किसी से टकरा गया। उसने धीरे से कहा, मुझे माफ़ कीजिएगा। तभी सामने देख चौंक गया, आप यहाँ मिस्टर आहूजा? सामने अंतिम खड़ा था। उसने कहा, डॉक्टर आर्यन आप इंडिया में क्या कर रहे हैं? राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत याद आ रही थी अपनी मिट्टी की, इसलिए चला आया। वैसे अब आप कैसे हैं? अंतिम ने कहा, आपने सही कहा था, कभी कभी जब हमारी उम्मीद खत्म हो जाती है तब कोई नया रास्ता मिल जाता है। मेरी हर परेशानी का हल मुझे यहाँ आते ही मिल गया। आप होटल में क्या कर रहे हैं? राघव ने कहा,
कोई अच्छा घर ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मिल नहीं रहा, इसलिए सोचा तब तक होटल रूम में ही रहकर काम चला लूँ। अंतिम ने कहा, कहिए तो मैं आपकी मदद कर देता हूँ। आपने बहुत मदद की थी मेरी जब मैं कोमा से बाहर आया था और किस्मत ने मुझे तोड़ने की कोशिश की थी। आपकी बातों ने मुझे हिम्मत दी थी। राघव मुस्कुराया। एक डॉक्टर होने के नाते वो मेरी ड्यूटी थी। फिलहाल मुझे रेंट पर ही कोई घर दिलवा दीजिए जो ज़्यादा महंगा ना हो। मैं बाद में एक घर खरीदने की सोच रहा हूँ। अब इसी शहर में रहूँगा। अंतिम मुस्कुराया। वैसे ये शहर है अच्छा, मुझे भी पसंद आया है। मैं आपको मेरे ब्रोकर का कार्ड दे देता हूँ। उसने अच्छा घर दिलवाया है मुझे। आप भी अपनी रिक्वायरमेंट बता दीजिएगा, वो ज़रूर आपके मन के लायक घर ढूंढ देगा। उसने उसे एक कार्ड दिया, फिर उसका नंबर भी ले लिया। कुछ ही दिन में दक्ष को अंतिम के खिलाफ सबूत मिल गए और पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। वो लॉकअप में था। सूची उससे मिलने आई। तुम्हें यहाँ देखकर दिल को सुकून मिल रहा है? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बच्चे को तकलीफ पहुँचाने की? अंतिम ने उसे लाल आंखें लिए देखा। तुम्हारी किस्मत अच्छी है सूची, वरना उस धमाके में तुम और तुम्हारा आरंभ दोनों मारे जाते। फिर आदर्श तो मेरा ही होता। सूची मुस्कुराई। सुना होगा, जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई। इस जन्म में तो तुम कभी आदर्श को नहीं पा सकते। अब बस अपने किए पापों की सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। अंतिम को पेशी के बाद जेल ले जाया जा रहा था जब अचानक उस वैन का बैलेंस बिगड़ गया और वो पुल से नीचे पानी में गिर गया। पुलिस को कई दिन के बाद बिगड़ी हालत में बॉडी मिली, जिसे डीएनए टेस्ट के बाद अंतिम की बॉडी के तौर पर घोषित कर दिया गया। इसी के साथ उसकी कहानी का अंत लिख दिया गया। इस हादसे को 2 महीने बीत चुके थे। आराधना जी अंतरा से मिलने आई थी। वो अब भी ज़्यादा देहरादून में ही रहती थी। अंतरा अपनी पेंटिंग का एक एग्जीबिशन लगा रही थी। उसकी पेंटिंग सबको पसंद आई थी। उसने सबको गिफ्ट भी किया था। सूची आदर्श को लेकर वहाँ आई थी। आदर्श ने एक पेंटिंग को देखते हुए कहा, मम्मा, आदर्श को कुछ समझ नहीं आ रहा, इसमें क्या बना है? अंतरा पीछे से आते हुए बोली, आप मुझसे पूछो, मैं आपको समझा दूंगी। आदर्श उसे देख मुस्कुराया। आंटी, आपने मेरे पसंद की घोड़े वाली एक भी पेंटिंग नहीं बनाई। अंतरा ने उसे गोद में उठाते हुए कहा, मैंने वो आपके घर भिजवा दी। आदर्श ने उसे चूमते हुए कहा, थैंक यू आंटी, आई लव यू। अंतरा ने उसे गले लगाते हुए कहा, मैं भी। आप मेरे लकी चार्म हो। जब से आप मेरी ज़िंदगी में आए हो सब अच्छा हो रहा है। अंतिम के जाने के बाद अंतरा और सूची पहले की तरह करीब हो गए थे। रात को सब डिनर के लिए बाहर गए। शिवम भी आया था। उसने सबको देखते हुए कहा, यहाँ सब कपल बैठे हैं सिवाय मेरे और अंतरा के। हम दोनों को अलग कमरे में बैठना चाहिए था। मुझे इन सबसे जलन हो रही है। निहारिका ने कहा, तुम दोनों ही कपल क्यों नहीं बन जाते? सॉल्यूशन। अंतरा ये सुन थोड़ा ठिठक गई। तभी शिवम ने कहा, सॉल्यूशन अच्छा है। अंतरा, क्या आज रात के लिए तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? अंतरा हैरानी से उसे देखने लगी। शिवम ने कहा, मैं तुम्हें इतना नापसंद हूँ कि एक रात के लिए भी मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनना चाहती? अंतरा ने तपाक से कहा, तुम मुझे पसंद हो। सब मुस्कुराने लगे तो वो बोली, मेरा मतलब दोस्त की तरह। दक्ष ने कहा, तुम दोनों आराम से फैसला कर लेना, तब तक हम डांस करने चलते हैं। चले लावण्या। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ किनारे चले गए। कुणाल ने निहारिका का हाथ पकड़ कहा, उनसे ज़्यादा हम रोमांटिक हैं। वो दोनों भी चले गए। आरंभ ने कहा, सोचा था कभी दोनों में इस बात के लिए भी कंपटीशन होगा, लेकिन कुछ ज़्यादा नहीं करते। तभी आदर्श बोला, जब आदर्श शादी करेगा तो इनसे भी ज़्यादा रोमांटिक होगा अपनी वाइफ के साथ। सब आंखें फाड़े उसे देखने लगे। आरंभ ने कहा, सूची, मुझे लगता है हमें आदर्श को कुणाल और दक्ष से दूर ही रखना चाहिए। सूची हंस पड़ी। उसने धीरे से उसके कान में कहा, आप सही कह रहे थे। हमें आदर्श के लिए एक छोटा भाई या बहन लाने के बारे में सोचना चाहिए। तब शायद वो उन दोनों के साथ कम वक्त बिताएगा। आरंभ मुस्कुराया। आज रात से ही तैयारी शुरू कर देते हैं। सूची ने उसके मुंह में निवाला डालते हुए कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा। आरंभ ने धीरे से कहा, नेक काम में देरी कैसी? वो शर्माकर नीचे देखने लगी। शिवम ने अंतरा का हाथ पकड़ते हुए कहा,
हम भी डांस करने चलते हैं, मुझे इन दोनों के पास नहीं रहना। अंतरा उसे देखते रह गई। इधर वानी एक सर्जरी कर केबिन की तरफ लौट रही थी जब अचानक लड़खड़ा गई। तभी राघव ने उसे पकड़ते हुए कहा, इतना भी काम नहीं करना चाहिए कि तबीयत ही खराब हो जाए। वानी मुस्कुराई। स्ट्रेस ज़्यादा हो गया, डर लगने लगा था, बेबी को कुछ हो गया तो उसकी माँ को क्या जवाब दूंगी। राघव ने उसे खड़ा करते हुए कहा, सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता, इसलिए इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए तुम्हें। वानी मुस्कुराई। आप नहीं समझेंगे डॉक्टर आर्यन, वो खुशी जब मैं उन घर वालों के चेहरे पर देखती हूँ, जब उन्हें बच्चे के आने और सही सलामत होने की खबर देती हूँ। राघव ने कहा, इसके लिए आपका हेल्दी होना भी जरूरी है। चलिए डिनर के लिए चलते हैं। दोनों फ्रेश हो निकल गए। कुछ दिन के बाद सूची वानी के केबिन में बैठी थी, तभी दरवाज़ा खुला। वानी के अंदर आते ही सूची ने पूछा, क्या आया? वानी का सीरियस चेहरा देख सूची उदास हो गई, लेकिन तभी वो मुस्कुराई। भाभी, मैं बुआ बनने वाली हूँ। सूची मुस्कुराई। सच? वानी ने उसे गोल गोल घुमाते हुए कहा, हाँ, भाई को पता चलेगा तो वो पूरा घर सिर पर उठा लेंगे। आदर्श कितना खुश होगा ये जानकर। तभी सूची ने उसे रोकते हुए कहा, लेकिन उन्हें ये खबर मैं दूंगी। वानी ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, मैं आपके साथ घर चलती हूँ और भाई को सरप्राइज करने की तैयारी में आपकी मदद करती हूँ। सूची कुछ कहती उससे पहले केबिन के दरवाजे पर दस्तक हुई। एक नर्स ने कहा, डॉक्टर जल्दी चलिए, राधिका को प्री मेच्योर लेबर पेन शुरू हो गया है। उसका हस्बैंड और किसी को उसे हाथ नहीं लगाने दे रहा। सूची ने कहा, आप जाओ, मैं अकेले सब कर लूँगी, ज़रूरत पड़ी तो दक्ष की हेल्प ले लूँगी। वानी ने कहा, स्ट्रेस नहीं लेना है और ज़्यादा फिजिकल वर्क नहीं करना है। कल मैं आपके सारे टेस्ट कर दूँगी, संभाल कर जाना। वो नर्स के साथ बाहर निकल गई। सूची भी केबिन से बाहर निकली। राघव जूस पीते हुए उस तरफ आ रहा था। उसने उसे देख कहा, ये वानी के पेशेंट नहीं हो सकती तो कौन थी? उसने एक जाती हुई नर्स से पूछा, वो कौन थी? नर्स मुस्कुराई, वो मिसेस आरंभ ओबरॉय हैं। राघव मुस्कुराया। आरंभ की वाइफ? हेलो कहने का मौका भी नहीं मिला। सूची घर जा रही थी। उसने एक केक शॉप के पास कार पार्क की। वो केक और चॉकलेट के साथ पास से ही फूल भी खरीद कार में रखी। उसके साथ 2 आदमी पीछे एक कार में थे, लेकिन उसे उनके बारे में पता नहीं था। एक ने कहा, मैडम पहले कभी ऐसे रास्ते में नहीं रुकती थी, आज कुछ खास लग रहा है। दूसरे ने कहा, इतना भी नहीं समझ रहे? वो ऑफिस से सीधे हॉस्पिटल गई, फिर ये सारी शॉपिंग, लगता है सर के लिए कुछ खुशखबरी है। दोनों एक दूसरे को देख मुस्कुराए। तभी उनके सामने एक वैन आ गई, जिससे वो सूची को नहीं देख पा रहे थे। एक बाहर निकला और सूची की कार के पास गया, लेकिन वो कहीं दिख नहीं रही थी। उसने दूसरे को ब्लूटूथ से कहा, मैडम कहीं नहीं है, जल्दी दक्ष सर को इन्फॉर्म करो। वो दक्ष को इन्फॉर्म कर वहाँ आया। आसपास उसके बारे में पूछने लगा, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। कहाँ गई सूची, जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे इस कहानी के अगले भाग के साथ जल्द ही। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।